हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया कश्यप। गवर्नमेंट को एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि लिए गए हैं 18th to 24th में 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट वीडियो में आप लोगों से पूछा गया था। क्वेश्चन था, विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन थे 29 मई, 25 मई, 5 जून, 1 जुलाई। करेक्ट आंसर है इसका बी, 25 मई। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल से मंत्रालय ने कहा है कि हवाई के जो किराया है, जो न्यूनतम और अधिकतम किराया है, उसको सीमा निर्धारित किया जाएगा और विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौर में इनका पालन भी करना पड़ेगा। शुरुआत वाले दिन सीमित परिचालन की अनुमति होगी। यात्रियों को उड़ान की निर्धारित समय से, जो उड़ान का निर्धारित समय रहेगा उससे 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा और वेब चेक इन करा चुके यात्री ही टर्मिनल में प्रवेश कर पाएंगे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 मार्च, 15 फरवरी, 18 अप्रैल, 21 मई। करेक्ट आंसर है इसका डी, 21 मई। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, हर साल 21 मई को मनाए जाने वाले आतंकवाद विरोधी दिवस पर युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। इस दिन क्या होता है, विरोधी शपथ दिलाई जाती है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरंबदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी, जिनकी हत्या के बाद 21 मई से आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर में मनाने का फैसला लिया गया। एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हैं राजीव गांधी जी, जिनकी हत्या सुसाइड अटैक के थ्रू कर दी गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, बांग्लादेश। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारत और बांग्लादेश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए समझौता के हस्ताक्षर किए हैं। इससे क्या हो कि दोनों ही पक्षों, जो द्विपक्षीय व्यापार है, दोनों ही साइड के जो व्यापार है, दोनों में को बढ़ाने में मदद मिलेगी और साथ ही साथ इसमें गंतव्यों और उनके समृद्ध तटीय क्षेत्रों में आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। बांग्लादेश की जो 5 नए पोर्ट ऑफ कॉल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाऊद कांडी और बहादुरबाद है, जबकि भारतीय पक्ष की ओर से ये धुलियान, माहिया, कोलाघाट, सोनामुरा और जोगी गोफा है। एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है बांग्लादेश और ये इस्टेब्लिश किया गया था 26 मार्च 1971 में। और जो यहाँ की कैपिटल है जो है ढाका, और यहाँ की जो ये लार्जेस्ट सिटी भी है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो शेख हसीना जी हैं और पॉपुलेशन यहाँ की 16.14 करोड़ है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत कितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन है 5 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए, 7 लाख करोड़ रुपए। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 3 लाख करोड़ रुपए। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत 3 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। ये दी है राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दी है इन्होंने। और इसमें क्या होगा कि जो छोटे, बड़े और जो मीडियम साइज जो उद्योग हैं, उनके अंतर्गत जो पात्र कर्जदारों और मुद्रा योजना के अंतर्गत और ऋण लेने के जो इच्छुक हैं, उन कर्जदारों को इसमें फ़ायदा होगा। मंत्रिमंडल ने उधार देने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनियों लिमिटेड की ओर से 100% ऋण गारंटी उपलब्ध कराने के का भी फैसला किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और किस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है।
ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, चीन, रूस। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, अमेरिका। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स में जैसे देख पा रहे हैं, कोविड-19 का जो टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और अमेरिका के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। और इससे क्या होगा, इस टीके का जो विकास जेफरसन कंपनी ने किया है। इस टीके का विकास कर रहा है वो जेफरसन कंपनी कर रही है। और भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि इस टीके को वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके रेबीज के टीके का इस्तेमाल कर विकसित किया गया है। यह कोरोना वायरस प्रोटीन का एक वाहन के रूप में काम करेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की सरकार ने हाल ही में किस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? ऑप्शन है ए, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑस्ट्रेलिया। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, चीन की सरकार ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्यात पे 80% का टैरिफ लगा दिया है। टैरिफ क्या होता है? जब हम आयात और निर्यात करते हैं एक देश से दूसरे देश में जो सामान जाता है, जब इस देश से उस देश में सामान जाएगा, उस पर जो वो देश उसे आने से पहले उस पर एक टैरिफ लगाता है, एक अमाउंट चार्ज करता है, जिसे टैरिफ कहते हैं। चीन के इस कदम से दोनों देशों के जो राजनयिक संबंध हैं वो बिगड़ गए हैं। साथ ही चीन की इस कार्यवाही से क्या होगा, इससे आशंका की जा रही है कि इससे शुरू होने वाली वैश्विक ट्रेड वॉर चीन कई और देशों को भी घसीट सकता है। वायरस के प्रसार को लेकर चीन को शुरुआत से ही कई आरोप लगते रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजना को रोकने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 5,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए, 4,000 करोड़ रुपए। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 8,000 करोड़ रुपए। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने, जो वायुसेना के जो प्रमुख हैं RKS भदौरिया ने 28 मई को जो सूचित किया कि सेना अतिरिक्त पिलाटस बेसिक ट्रेनर विमान खरीदने की अपनी इस योजना को अब आगे नहीं बढ़ेगी। जो ट्रेनिंग पिलाटस बेसिक ट्रेनर होते हैं, जो ट्रेनिंग दी जाती है एयरफोर्स में, तो उसके जो बेसिक प्लान्स होते हैं, विमान होते हैं, उनको खरीदने में उन्होंने अभी मना कर दिया गया, वो अभी नहीं खरीदे जाएंगे। उसी के साथ साथ अतिरिक्त हॉक ट्रेनर विमान खरीदने की भी योजना थी, जो कि फ़िलहाल के लिए खरीद पर रोक लगा दी गई है। एक अन्य जैगुआर री इंजनिंग योजना भी थी, जो पूरी तरह से आयात पर निर्भर थी। इट मीन्स उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए थी उसके लिए बाहर से चीज़ें लानी पड़ती थी, जिससे कि वायुसेना ने इस पर भी रोक लगा दी गई है। इस योजना की जो जैगुआर योजना थी उसमें क्या था कि जो लड़ाकू विमानों को अमेरिका के हैनीवेल कॉरपोरेशन के नए इंजनों से लैस किया जाना था। उसमें जो लड़ाकू विमान हैं, यहाँ जैगुआर योजना के जो लड़ाकू विमान थे, उसमें क्या था कि जो अमेरिका के हैनीवेल कॉरपोरेशन ने के द्वारा जो इंजन लाए जाने थे उनमें वो फिट करने थे, उनके लिए वो यूज़ होने थे, जिसके लिए ये भी योजना रोक दी गई है अभी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने $मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है 750 मिलियन डॉलर, 550 मिलियन डॉलर, 450 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर। करेक्ट आंसर है इसका ए, 750 मिलियन डॉलर। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, विश्व बैंक ने भारत के कोविड-19 सामाजिक सुरक्षा प्रतिक्रिया कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए $1 बिलियन की सहायता का आश्वासन दिया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, महामारी के कारण जो प्रभावित होने वाले कमज़ोर परिवार हैं उनकी रक्षा करना है। इस कार्यक्रम में क्या था कि भारत के प्रति विश्व बैंक की कुल प्रतिबद्धता को $1 बिलियन से बढ़ाकर, पहले जो है कि ये अप्रैल 2020 को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर वित्तीय समर्थन की घोषणा की गई थी, अब जिसे बढ़ाकर $2 बिलियन कर दिया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने $मिलियन की सहायता राशि प्रदान की है? ऑप्शन है $5 मिलियन, $8 मिलियन,
4 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, यह सहायता कोरोना वायरस की संकट की परिस्थिति के दौरान शिक्षा और स्वास्थ्य के सहित संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी के प्रमुख कार्यक्रम और सेवाओं के लिए दी गई है। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी ने अपनी बुनियादी सेवाओं को संचालित करने के लिए भारत पर समर्थन की सराहना की है। यह सहायता ऐसे समय में की जा रही है जब पूरी दुनिया कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना कर रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? ऑप्शन है दिलीप उम्मेन, राहुल सचदेवा, मोहित अग्रवाल, दिनकर त्यागी। करेक्ट आंसर है इसका ए, दिलीप उम्मेन। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उम्मेन जी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनका कार्यकाल तत्काल से शुरू हो गया है। इससे पहले इस पद पर टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्र जी का कार्यकाल अगस्त के समाप्त होने वाला था। जो नरेंद्र जी का था जो समाप्त होने वाला था, उनका जो कार्यकाल था वो अगस्त में समाप्त होने वाला था। उन्होंने उससे पहले ही मई में इस अध्यक्ष पद से हटने का फैसला ले लिया और उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, जिनकी जगह पे दिलीप उम्मेन जी ने सर्वसम्मति इट मीन सभी की इच्छा से 2 वर्ष के लिए इस अध्यक्षता को चुना गया है। भारतीय इस्पात संघ के बयान में कहा गया है कि दिलीप उम्मेन का इस्पात उद्योग में 37 साल का अधिक अनुभव है। इट मीन जो 37 साल है उनसे भी ज़्यादा उनका इस फील्ड में उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उन्हें। वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के खड़गपुर से पढ़े हैं। उन्होंने जो पढ़ाई की है वो प्रौद्योगिकी IIT की जो खड़गपुर से स्टडी की है। इसी के साथ एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हैं दिलीप उम्मेन जी, जिनको भी अध्यक्षता के लिए नियुक्त किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है लाइबेरिया, लेसोथो, मोजाम्बिक, ईरान। करेक्ट आंसर है इसका बी, लेसोथो। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके खिलाफ उनकी पूर्व पत्नी 2017 में हत्या के केस में शामिल होने पर आरोप लगाया जा रहा था। जैसे कि प्रधानमंत्री थॉमस थाबने ने कहा कि एक महान एक्शन के थिएटर से रिटायर होने पर बल्कि ऑफिस से छुट्टी लेने का वक्त आ गया है। 80 साल के थाबाने काफ़ी वक्त से कह रहे थे कि अब रिटायर होने वाले हैं। उनकी जगह जो उनकी जगह उनके स्थान पर जो आए हैं वो वित्त मंत्री मोकेटसी मोहरो PM होंगे। इसी के साथ एक बार मैप देख लेते हैं। मैप में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है साउथ अफ्रीका और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है लेसोथो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए कितने हजार करोड़ रुपए की कोष गठित किया है? ऑप्शन है 5,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए, 2,000 करोड़ रुपए। जो करेक्ट आंसर है इसका बी, 1,000 करोड़ रुपए। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में जो अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए जो राशि गठित की गई है वो 1,000 करोड़ रुपए की राशि गठित की गई है। और कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि तूफान से जुड़ी घटनाओं में 72 लोगों की मृत्यु हो गई है। इसमें पहले ममता बनर्जी ने महा तूफान से होने वाले नुकसान का आकलन करने के लिए उसका जो नुकसान है उसका आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक भी अध्यक्ष की थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाल ही में नाबार्ड ने नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राहुल त्यागी, विक्रम सचदेवा, गोविंदा राजुला चिंटला, प्रकाश महादेवा। जो करेक्ट आंसर है वो है गोविंद राजुलू चिंटला। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
ने गोविंदा राहुल चिंटला जी को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दी है। वे वर्तमान में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवारत हैं और जुलाई 2022 में अपनी सेवानिवृत्ति तक पद पर बने रहेंगे। वर्तमान में जो डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला नाबार्ड के अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। एक बार देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यह है गोविंदा राजुला जी, जो कि करंट में चीफ जनरल मैनेजर ऑफ नाबार्ड हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सीनेट ने किस देश की कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित कर दिया है? ऑप्शन है नेपाल, भारत, रूस, चीन। करेक्ट आंसर है इसका डी, चीन। डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। डिटेल्स है, सीनेट ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दी है। विधेयक रिपब्लिकन सीनेटर जॉन कैनेडी और डेमोक्रेट सीनेटर क्रिस वैन हॉलेन ने पेश किया था। कंपनियों को यह स्पष्ट करना होगा कि उनका स्वामित्व या उनका नियंत्रण विदेश सरकार के साथ में नहीं है। कंपनियों को ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी होगी, जिसकी समीक्षा पब्लिक कंपनी अकाउंटिंग ओवरसाइट बोर्ड करेगा। इस कदम के बाद अलीबाबा ग्रुप और अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड और बाइडू इंक जैसी चीन कंपनियों को अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने से वंचित किया जा सकता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 मई, 15 जनवरी, 27 मार्च, 12 अप्रैल। करेक्ट आंसर है इसका ए, 21 मई। डिटेल्स देख लेते हैं एक बार। डिटेल्स हैं, संयुक्त राष्ट्र ने अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में जो चाय का महत्व है उसे देखते हुए 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने चाय की औषधि गुणों के साथ साथ संस्कृति महत्व को भी मान्यता दी है। उन्होंने जो चाय की जो औषधि है और उसके जो गुण हैं उसके साथ साथ जो संस्कृति है उसको भी महत्व दिया था, उसको भी मान्यता दी थी। साल 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर 2019 से 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित कर दिया। जो ये घोषित किया गया था, ये चाय दिवस जो स्टार्टिंग हुई थी इसकी, वो हुई थी 15 दिसंबर 2019 को की गई थी कि 21 मई को अब अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाएगा। भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में साल 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाने लगा। और जो इस साल इसकी थीम है वो रहेगी चाय लवर्स। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 जनवरी, 15 मार्च, 19 अप्रैल, 22 मई। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 22 मई। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, जैव विविधता दिवस को प्रकृति और पर्यावरण के जो संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का जो महत्व है उसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस में उसकी जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य रहता है वो पर्यावरण का निर्माण करना, जैव विविधता में समृद्ध, टिकाऊ एवं आर्थिक गतिविधियाँ, जो उसकी आर्थिक गतिविधियाँ उनको किस प्रकार से टिकाया जा सके, उन्हें किस प्रकार से बढ़ाया जा सके, इसको अवसर प्रदान कर सकें। इसकी सभी जागरूकता देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है और इसे विशेष तौर पर जो वनों की सुरक्षा, संस्कृति, जीवन और कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधियाँ, पौधों का महत्व आदि प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व और उसके ना होने पर होने वाले खतरों के बारे में जागरूक फैलाया जाता है। इट मीन कहा जाता है कि उनके होने और ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है जीवन में, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो इसकी थीम दी गई है वो दी गई है आवर सॉल्यूशन इन नेचर। जो हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा नेचर ही हमारा सॉल्यूशन है। और इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार की जो भी जैव विविधता में चीज़ें आती हैं, लाइक जैसे पेड़ पौधे, जंतु,
जानवर जो सभी को सेव करने के लिए उनको किस प्रकार से उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है उसकी जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में कितनी फीसदी की कटौती का घोषणा की है? कटौती की कितनी कटौती की घोषणा की है? ऑप्शन है 0.4%, 0.7%, 0.8%, 0.2%। जो करेक्ट आंसर है वो है इसका ए, 0.4%। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है आरबीआई ने रेपो रेट में 0.4% की कटौती का ऐलान किया है, जो कि पहले थी 4.4 और जो अब हो चुकी है 4% ओनली। कोरोना वायरस संबंधी उपायों से निपटने के लिए पिछले 2 महीने से आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी, जो हमारे आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, यह तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इनकी जो तीसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आरबीआई गवर्नर ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में 27 मार्च और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उनकी 17 अप्रैल की थी। और इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी बढ़ाने हेतु कई उपायों की घोषणा की है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने हाल में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 3.50%, 3.55%, 3.65%, 3.35%। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 3.55%। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट का जो 3.75% था उसे घटाकर अब 3.35% कर दिया है। बैंक जिस दर पर आरबीआई के पास रकम रखकर ब्याज हासिल करते हैं उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जो रेपो रेट क्या होता है, दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं कि पहले रेपो रेट होता है कि रेपो रेट में क्या होता है कि जो बैंक होते हैं वो रिवर्स बैंक से पैसा लेते हैं और मार्केट में वो पैसा देते हैं। इट मीन्स लोगों को वो पैसा दिया जाता है जिससे कि मार्केट में वो चीज़ें खरीद पाए, राइट। और रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा दिखने लगता है, जो अतिरिक्त पैसा जो रिजर्व बैंक के पास जमा कराने के लिए रेपो रेट में कमी का मतलब होता है कि बैंकों का जो अपना अतिरिक्त पैसा है रिजर्व बैंक के पास जमा कराने के बाद जो ब्याज मिलेगा। इट मीन्स जब बाज़ारों में नकदी का जो तरलता जो लिक्विडिटी है जब ज़्यादा दिखने लगती है तो रिवर्स रेपो रेट का जो काम होता है कि वो पैसे को वापस लाना। इट मीन्स वो दर अपनी कम करता है जिससे कि नकदी बाज़ार में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो उससे क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट में ये होता है कि जो आरबीआई होता है, आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है और जो अपने पास जमा कराता है। इट मीन्स जो मार्केट का जो पैसा होता है उसमें नकदी कम हो पाए, उसके लिए ये रिवर्स रेपो रेट का जो होता है वो यूज़ होता है। नकदी बाज़ार में जब बहुत ज़्यादा दिखाई देती है तब रिवर्स रेपो रेट का यूज़ होता है। जब रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देते हैं जिससे कि जो मार्केट बैंक में ज़्यादा ब्याज कमाने हेतु जो रकम होती है वो वापस जमा करा दी जाती है आरबीआई में, राइट। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने के दावा किया है? ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, आईआईटी गुवाहाटी। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है आईआईटी गुवाहाटी के अनुसंधानकर्ताओं ने दावा किया है कि उनके अनुसंधान में एक अलग तरीका मिला है जो कि अल्जाइमर की बीमारी को टाल सकता है। इट मीन्स अल्जाइमर की जो बीमारी है उसे ख़त्म भी कर सकता है। आईआईटी गुवाहाटी के 4 सदस्य वाली टीम ने दिमाग न्यूरोटॉक्सिक अणु को जमा होने से रोकने के तरीकों का पता लगाने के लिए अल्जाइमर न्यूरोकेमिकल सिद्धांत का अध्ययन किया है। उन्होंने जो अल्जाइमर की जो दवा बनाने के लिए जो इसका दावा किया है, उन्होंने जो सिद्धांत किया है न्यूरोकेमिकल के सिद्धांत का अध्ययन किया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन।
और इस क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे। कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा